राजस्थान की सियासत में बीजेपी ने अपना पहला पत्ता फेंक दिया है। सतीश पूनिया ने ये कहकर कि पायलट सीएम बन सकते हैं, एक तरह से गहलोत को बड़ी चुनौती दे डाली और इसके साथ वसुंधरा राजे को भी एक बड़ा संदेश दे डाला। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि अगर प्रदेश में परिस्थितियां बनती हैं तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भले ही सतीश पूनिया ने ऐसी कोई बात नहीं की है जो सचिन पायलट के लिए बीजेपी की तरफ से किसी तरह का वादा या आश्वासन हो, लेकिन उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। इतना ही नहीं, पायलट के जो समर्थक अब तक गहलोत के साथ बैठे हैं, उनके लिए भी एक संदेश तो पूनिया ने दे ही डाला कि वक्त आ गया है। अगर सवाल ये है कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर, तो सतीश पूनिया का बयान इस बात की कोई गारंटी नहीं देता। बनिस्बत इस बात की गारंटी समझी जा सकती है कि अशोक गहलोत की कुर्सी पर तलवार टांग दी गई है और राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे के पर को ठीक से कतरने की योजना दिल्ली में तैयार होने लगी है। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर राजस्थान हाई कोर्ट और अब बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट के पक्ष में हुई बातें राजस्थान की राजनीति में नई इबारत लिखे जाने का साफ साफ इशारा कर रही हैं। हालांकि इशारों को जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सतीश पूनिया को इस बात का भी ख्याल रहा कि कहीं उनके बयान को बिल्कुल हल्के में न ले लिया जाए। इसलिए कुछ ऐसे तर्क भी पेश किए जिससे ये लगे कि बातों में थोड़ी गंभीरता भी है और ये सिर्फ हवाई बातें भर नहीं हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बगावत किए हैं और देश में ऐसा इतिहास रहा है कि जिनके पास कम विधायक रहे हैं वे भी मुख्यमंत्री बने हैं। सतीश पूनिया की बातों को समझे तो सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड से ही मिलता है, जब निर्दलीय विधायक होने के बावजूद मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गए। बाद में क्या हुआ और उसका नतीजा क्या रहा, ये बहस का अलग विषय हो सकता है। फिर सवाल उठा कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना हो सकती है। सतीश पूनिया बोले, कई बार ऐसे समीकरण बनते हैं जब छोटे दल के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। वसुंधरा राजे को पीएम मोदी और अमित शाह से तकरार भारी पड़ने लगी है। ऐसे में जब लोग मंत्री बनने के लिए तरस रहे हों और एनडीए में बीजेपी के सहयोगी हाथ मलते रह जा रहे हों, वसुंधरा का इनकार भी तो नेतृत्व को नाराज करने वाला ही है। खबर आई थी कि मोदी और शाह की तरफ से वसुंधरा को केंद्र में आने का ऑफर दिया गया था, लेकिन राजस्थान बीजेपी में दबदबा रखने वाली बीजेपी नेता ने ठुकरा दिया। राजस्थान में बीजेपी के 72 विधायक हैं और माना जाता है कि उनमें से कम 45 पर वसुंधरा राजे का सीधा प्रभाव है। विधायकों के समर्थन और संघ नेताओं से मजबूत संबंधों के चलते ही वसुंधरा डंके की चोट पर आला कमान की परवाह करना तो दूर, बीच बीच में दो हाथ भी करती रही हैं। वसुंधरा को लेकर माना जा रहा था कि राजस्थान के राजनीतिक मिजाज को देखते हुए वो विवादों से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। परंपरा के हिसाब से 2023 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पारी मानकर चल रही होंगी। फिर कुछ दिन के लिए हाथ पांव मारने में उनकी कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। अव्वल तो सतीश पूनिया का बयान भारी सियासी शोर शराबे के बीच युधिष्ठिर के अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो जैसी ही घोषणा लगती है, लेकिन बीजेपी को इसमें फायदा ही फायदा नजर आ रहा होगा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के बयान का मतलब और मकसद दोनों बिल्कुल साफ है और राजस्थान की गद्दी के लिए छिड़े महाभारत में सतीश पूनिया के बयान का असर भी लगता है बिल्कुल वैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले नरसिंह राव की याद गांधी वाड्रा परिवार और कांग्रेस को 16 साल बाद आई, वो भी तब जब तेलंगाना की सरकार ने नरसिंह राव की जन्म शताब्दी मनाना शुरू किया। तो आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस को नरसिंह राव की याद आने लगी। इसी वजह से राव के पोते एनवी सुभाष ने इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दिया।
तेलंगाना में बीजेपी प्रवक्ता एनडी सुभाष ने राव के जन्म शताब्दी को कथित रूप से तेलंगाना तक ही सीमित रखने और लंबे समय तक उनकी उपेक्षा करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बस नाम के लिए समारोह का आयोजन किया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कार्यक्रम के लिए बस संदेश भेज दिया, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस नेतृत्व पीवी नरसिंह राव और उनके जन्म शताब्दी समारोह के लिए छोटा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितना गंभीर है। सुभाष ने सवाल किया कि कांग्रेस ने राव के निधन के बाद इतने सालों तक उनकी स्मृति में कोई कार्यक्रम क्यों आयोजित नहीं किया, जिन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस समारोह का आयोजन कुछ नहीं बल्कि उनकी गुम धरोहर को अपना बताने की कांग्रेस की नौटंकी है। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिंह राव केवल तेलंगाना के नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री थे। इसे ध्यान में रखकर कांग्रेस को जवाब देना होगा कि उसने लंबे समय तक उनकी उपेक्षा क्यों की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को उनके आदर्शों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित कर समारोह करना चाहिए। सुभाष ने आरोप लगाया कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं के दबाव के बाद ही आलाकमान ने इस समारोह की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही नेता को भुला दिया, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्षी नेता होने के बावजूद दिल्ली में एकता स्थल पर स्मारक बनाया और उनकी याद में डाक टिकट जारी किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि वे अपने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को लेकर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राव को भारत रत्न देने का अनुरोध करेंगे। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को समर्पित कांग्रेसी बताते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी को उनकी उपलब्धियों और योगदान पर गर्व है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें देश का महान सपूत बताया। तेलंगाना कांग्रेस की अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने सोनिया गांधी के संदेश को पढ़कर सुनाया। संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि नरसिंह राव के कार्यकाल में देश ने कई राजनीतिक, सामाजिक और विदेश नीति की उपलब्धियां हासिल की। वे एक समर्पित कांग्रेसी थे जिन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में पार्टी की पूरे समर्पण के साथ सेवा की। तेलंगाना कांग्रेस ने 24 जुलाई को नरसिंह राव का जन्म शताब्दी समारोह मनाना शुरू किया और इस दिन 1991 में उनकी सरकार ने वो पहला बजट पेश किया था जिसे देश में आर्थिक सुधारों की दिशा में पहला प्रयास किए जाने का दावा किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने रिकॉर्ड किए गए संबोधन में कहा कि राव को कुछ ऐसा करने के लिए जाना जाता है जो कभी कभी असंभव जान पड़ता था। मुखर्जी ने कहा कि जब वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस राज्य में व्यापक भूमि सुधार लाया जो उनके संकल्प का साहस था। उन्होंने कहा कि राव मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री बने। उस समय न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर महज $1 अरब रह गया था और ये महज 2 सप्ताह के आयात भर का ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने फिर गलत तथ्यों के सहारे ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर आपदा में भी मुनाफा कमाने का आरोप लगाया था। इस पर जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने ट्वीट में लिखा है, देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं ज्यादा अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने के वादे का क्या हुआ। सोनिया गांधी ने तब कहा था कि श्रमिकों की ट्रेन का किराया कांग्रेस देगी। ऐसी एक चवन्नी भी कांग्रेस ने नहीं दी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिस पर काफी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर को भी टैग किया है। राहुल के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए आपदा में मुनाफा कमाने की टिप्पणी की। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जब 25 मार्च को देश में अचानक
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में फंस गए थे। बाद में श्रमिक मजदूरों ने ट्रेन बंद होने और अन्य किसी साधन की सुविधा नहीं होने से पैदल ही अपने घर का रुख किया और लौटना शुरू हो गए थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।